हमने पिछले वीडियो में देखा था एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 5 का अंडरस्टैंडिंग का पार्ट 1। इस बार क्या देख रहे हैं, पार्ट 2। जो बच गया है उसको हम आज शुरू करने जा रहे हैं। आगे है ये चैप्टर 5 का राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य से। तो पिछली बार जनपद के बारे में पढ़े हैं, अगर आपको याद होगा तो देखिए ये जनपद का पिछली बार हम लोग पढ़ चुके थे कि क्या क्या वहाँ मिलता है, क्या नहीं मिलता है, क्या क्या फसल है और किस तरह से चित्रित दूसर पात्र का प्रयोग करते थे। अब आगे देखेंगे महाजनपद में। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया। तो ये दिखाया गया एक मगध, वैशाली, कौशाम्बी, तक्षशिला, हस्तिनापुर, उज्जैन। इतने महाजनपद इसमें एनसीईआरटी क्लास 6 में दिखाया गया, जो 6 है। 6 महाजनपद के बारे में यहाँ पे कुछ इस मानचित्र में दिखाया गया है। तो अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। देखिए, अगर आपको पीछे का याद होगा तो ऋग्वेद का राजा जैसे क्या था, सरदार की तरह ही रहता था। उसके पास ना कोई महल था, ना कोई स्थायी सेना था, ना वेतन देते थे। लेकिन यहाँ पे आते आते राज्य, राजा ये सब क्या हो गए, बड़े हो गए। उनकी राजधानियाँ हो गई, उन्हें किलेबंदी किया गया। अगर आपको विजयनगर साम्राज्य बाद में कभी पढ़ेंगे तो देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य का तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से किलेबंदी की गई थी कि खेती तक वे पार्ट को भी किलेबंदी कर दी गई थी, ताकि कहीं दूसरे से कुछ लेना ना पड़े और किसी को हम सहायता ना करें और कोई हमको नुकसान ना पहुंचा पाए। तो कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। अगर आपको याद होगा तो धौलावीरा में भी पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें थी और पूरा मोहनजोदाड़ो क्या था, पक्की ईंटों की दीवारें थी। तो ईंट और पत्थर का अभी तक दीवार देख चुके थे, अब लकड़ी का भी देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। तो किसके डर से किया किलों का निर्माण? आक्रमण के कारण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और इस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। तो क्या होता होगा कि एक तो शक्ति प्रदर्शन भी हो गया और क्या हो गया, लोगों और उस क्षेत्र पे नियंत्रण भी हो गया। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी। इस विशाल दीवार को अगर बनाना हो तो बड़ा बड़ा मिस्त्री लगेगा, है ना। और बड़े बड़े दीवारें, चट्टानें, उनको लाना, तराशना, उनको बनाना, ये सब चीज़ टेक्निकली काम होगा। इस तरह और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री, पुरुष और बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अब राजा सेना भी रखने लगा, तो किलाबंदी हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, किलेबंदी। अब क्या हो गया, किलेबंदी हो गया तो सेना भी रखने लगे। सिपाहियों को नियमित वेतन का शुरुआत हो गया, देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। जिस तरह से मोहनजोदाड़ो में भी आहत सिक्के थे, उसी तरह से यहाँ भी आहत सिक्के थे। पंच मार्क सिक्के, जिनको बनाने के लिए कोई खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना हो, पंच कर दिया गया हो, मतलब इस तरह से हो और उस पर पंच कर दिया गया हो, जिस पे कुछ चित्र आ जाए, लिपि आ जाए, इस तरह के आहत सिक्के होते हैं। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। अभी इस सिक्का के बारे में आगे और डिटेल में पढ़ाया जाएगा। महाजनपद के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे, 2 अंतर बताइए। अब ऋग्वेद में राजा क्या थे, पीछे ही बता चुके हैं कि अस्थायी सेना रखते थे। अभी के राजा, ऋग्वेद के राजा अस्थायी सेना नहीं रखते थे, ये नियमित वेतन देते थे। ऋग्वेद के राजा को नियमित वेतन नहीं कोई सेना को देना पड़ता था। उन लोग जो लूटते थे, जो मारकाट मचा के जो भी हासिल करते थे, वो आपस में, पुरोहित में, लोग में और यज्ञ के लिए बांट दिया करते थे, 4 पार्ट में बांट दिया करते थे। तो ये सब देख चुके हैं, तो यहाँ से आराम से आप 2 अंतर लिख सकते हैं। कौशाम्बी किले की दीवार, यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था।
ये क्या है, ईंट की दीवार का एक अवशेष है। ये जो है ईंट की दीवार का एक अवशेष है पूरा। और ये किला जो है, किला बनाया गया था। ये किला का क्या है, इस तरह से गोल गोल चबूतरा होगा, पाया होगा, और इस तरह से ये दीवार था। अब ये पिछला जो मानचित्र देखेंगे तो देखेंगे कि कोई ना कोई नदी के किनारे ही यह महाजनपद डेवलप हुआ है। जैसे मगध गंगा नदी के किनारे डेवलप हुआ, कौशाम्बी सोन नदी के किनारे हुआ, उज्जैन जो है, अवंती जो है उज्जैन यहीं पे नर्मदा नदी है वहीं पे हुआ है। वैशाली हुआ है, वो भी गंगा नदी के उस तरफ हुआ है। हस्तिनापुर हुआ है जो यमुना नदी के किनारे हुआ है। तो इस तरह से तक्षशिला जो है झेलम नदी के किनारे हुआ है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि महाजनपद जो हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे डेवलप हुए हैं। अब आगे देखेंगे, कर कर लगाते थे, तो किलेबंदी हो गया, सेना हो गया। अब कर, महाजनपदों के राजा विशाल किले बनाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। बड़ी सेना भी रखते थे, विशाल किले भी बनवाते थे। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। तो जब किला बनाएंगे, सेना रखेंगे, तो उसके लिए पैसा का जरूरत पड़ेगा, और वो पैसा कहाँ से आएगा, लोगों से आएगा, कर लगाकर। अतः महाजनपदों के राजा लोग द्वारा समय समय पर लगाए गए उपहारों पे निर्भर न रहकर, उपहार तो राजा को देते थे लोग, लेकिन उस उपहारों से काम नहीं चलेगा, कोई नियमित आय होना चाहिए ताकि नियमित काम हो सके। अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। फसलों पे लगाए गए कर फसलों पे लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषकहीन थे। उस समय कृषक थे, अभी क्या है, कृषि पे, फसल पे बहुत कम कर लगाया जाता है। इनफैक्ट कुछ उनको दिया ही जाता है, उनसे लिया कम जाता है। बहुत बड़े बड़े किसानों से ही कुछ ले पाते हैं, नहीं तो ज़्यादातर किसान क्या है, कर मुक्त ही हैं अभी के किसान। अभी क्या है, ज़्यादातर बिजनेसमैन, नौकरी करने वाले लोगों पे कर लगाया जाता है। उस समय क्या थे, कृषक ज़्यादा थे तो कृषक पे कर लगाया जाता था। प्राय उपज का 1/6 माह भाग कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। 1/6 भाग कहा जाता था। तो ये एकदम याद रख लेना है कि कर, फसल पे कर कितना लगाया जाता था, 1/6। कारीगरों के ऊपर कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। उनसे क्या कर लिया जाता था, श्रम ही ले लिया जाता था, मतलब काम ही करवा लिया जाता था। किला ही बना दो, ये बना दो, वो बना दो। जैसे एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में एक दिन काम करना पड़ता था। महीने में एक दिन, इन पे कम कर था, एक ही दिन काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। पशुपालक जो लोग होते थे, जानवर होते थे, उन्हें उत्पाद के रूप में, जैसे दूध दे दिए, घी दे दिए, मक्खन दे दिए, इस तरह से। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। जब वो खरीदते थे या बेचते थे तो भी कर देना पड़ता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। अगर वो जंगल से कुछ आखेटक, संग्राहक कुछ मिल गया, ले आए, तो वो वस्तुएं देते थे। जैसे बाघ का खाल हो गया, जैसे हिरन हो गया, ये सब उन लोग देते थे। और कुछ फल हो गए, कुछ सूखे फल, मेवा, जो भी मिलता होगा आखेटक का संग्राहक को, वो क्या करते थे, राजा को देते थे। तो यहाँ पूछा भी है, आखेटक तथा खाद्य संग्राहक राजाओं को क्या देते होंगे, तो क्या देते होंगे, फल देते होंगे, जड़ी बूटी देते होंगे, और क्या देते होंगे, जड़ी बूटी देते होंगे, फिर खाल देते होंगे, फिर मांस देते होंगे, बहुत सारा जानवरों का शिकार करके भी देते होंगे। कृषि में परिवर्तन, इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल के फॉल, अब हल जो है क्या हो गया, लोहा का हो गया, लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फॉल की तुलना में लोहे के फॉल से आसानी से जोता जा सकता था, तो आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधे का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि पौधा को तैयार करके धान को रोपना यहाँ से शुरू हो गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी, पौधे ज़्यादा जीवित रहने लगे। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास दासी तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूर, कमकार भूमिहीन खेतिहर मजदूर को क्या कहते हैं, कमकार करते थे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भूमिहीन खेतिहर को क्या करते थे। और दूसरी बात कि पौधों को वो क्या करने लगे, रोपने लगे, गुच्छे के रूप में इस तरह से रोपने लगे, है ना।
तो आज भी वैसे ही हो रहा है। क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन परिवर्तनों को प्रोत्साहन क्यों देते होंगे? तो क्यों देते होंगे? क्योंकि उन्हें कर वसूलना है। उन्हें अस्थायी सेना के लिए क्या चाहिए? कर चाहिए। और कर तभी कोई देगा ना जब उनकी उपज होगा, उनसे खा के बचेगा। तो कृषक लोग ज़्यादा अगर उपज करेंगे तो ज़्यादा कर देंगे। तो कर की प्राप्ति के लिए राजा को चाहिए। अब इस कर की प्राप्ति क्यों चाहिए? तो किले बनाने के लिए चाहिए, बड़ी सेना बनाने रखने के लिए चाहिए। तो ये सब के लिए कर चाहिए। और कर के लिए क्या चाहिए? कृषक से ही कर लेंगे तो कृषक को प्रोत्साहन देना पड़ेगा। सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे। आप देखते आ रहे हैं हर एक अध्याय में कुछ ना कुछ सूक्ष्म निरीक्षण किया गया है। चाहे वो इनामगढ़ हो, चाहे धौलावीरा हो, चाहे लोथल हो, चाहे वो मेहरगढ़ हो। इस तरह से यहाँ पे किसका करेंगे? मगध का करेंगे। मानचित्र 4 पृष्ठ 49 में मगध को ढूंढो। तो मगध को देखें हम लोग। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। नदियां से क्या था? नाव से जा सकते हैं तो यातायात के साधन के रूप में भी यूज होता था। जल भी यूज होता था, नहर निकाल लिया। और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण था। क्योंकि जब भी बाढ़ का पानी आता था तो क्या होता था? तराई वाला प्रदेश क्या हो जाता होगा? उपजाऊ हो जाता होगा। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इन जंगलों से जो हाथी मिलता था उनका सेना में इस्तेमाल करने से मगध बहुत बड़ा राज्य बन गया, जनपद से महाजनपद बन गया। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी था। तो ये लौह अयस्क का जो खदानें आज भी झारखंड में है। लौह अयस्क की जो खदानें हैं ये औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी था। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनद एक और महत्वपूर्ण शासक था। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगिरी, आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, राजधानी बनाया गया। तो अगर राजगिरी को देखेंगे तो इसकी किलेबंदी करना आसान था। ये पहाड़ों से घिरा था। किससे घिरा था? ये पहाड़ों से घिरा था। अब पाटलिपुत्र जो था ये नदियों से घिरा हुआ था। तो ये नदियों से, ये नदी दुर्ग हो गया और ये पहाड़ दुर्ग हो गया। तो किलेबंदी करना इनको आसान था। 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल ना होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया था। किस नदी के किनारे पहुंच गया था? तो व्यास नदी के किनारे। और कहाँ कहाँ विजयी हुआ था? तो मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ। कब हुआ था? तो 2300 साल पहले। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। इन सेनाओं और ऋग्वेद में उल्लिखित सेनाओं के बीच तुम्हें क्या अंतर दिखता है? ये क्या है? रथ पे चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। रथ तो उस समय भी था लेकिन बहुत कम लोग उससे चलते थे। ऋग्वेद के राजा तो उत्तर वैदिक काल के तो फिर भी कुछ ठीक थे, ऋग्वेद में तो और भी कम थे। ऋग्वेद में क्या थे? राजा जो है मतलब कि सेना के ही तरह रहते थे, बहादुर योद्धा थे और साथ में सभी लोग लड़ाई करते थे। तो ये सब अंतर था ऋग्वेद का सेना में और अभी के सेना में। अभी का सेना क्या हो गया? हाथी से, हथियार से, औजार से लैस था पूरा। बज्जी, मगध का देख लिया, बज्जी का। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जी राज था जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। अब ये क्या था कि आपस में मिलजुल के, देखिए गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। संघ अर्थात संगठन या सभा। तो ये लोग एक सभा बनाते थे और उसी सभा से कुछ लोग को चुन के काम करते थे और सब आपस में काम बांटे रहते थे। मतलब कोई एक राजा नहीं था, एक शासक नहीं था। क्या था? गण ही शासक था। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक स्थान शासन करते थे जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। एक साथ शासन करते थे। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे।
सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह से करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास और कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्त्रियां, दास, कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। बुद्ध तथा महावीर, जिनके बारे में तुम अध्याय 6 में पढ़ोगे, जस्ट अगला अध्याय में पढ़ेंगे, दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। संघ के जीवन का अगर कहीं पूछा जाए कि सजीव वर्णन कहाँ मिलता है, तो कहाँ मिलता है? बौद्ध साहित्य में मिलता है। और इस संघ के सभा में स्त्रियां, दास तथा कमकार ये सब भाग नहीं लेते थे। बज्जी संघ का यह वर्णन दिग् निकाय, क्या है ये? बौद्ध साहित्य है, दिग् निकाय से लिया गया। दिग् निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अजात शत्रु और बज्जी संघ। अजात शत्रु बज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को, मंत्री का नाम क्या है? वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या बज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं, उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि बज्जीबासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे? पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे। आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे। आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे। पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे। पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे। बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो आप देखिएगा तो ये यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि किसी एक के हाथ में शक्ति ना हो, किसी एक के हाथ में, एक हाथ में ही शक्ति ना हो। मतलब क्या हो? शक्ति का बंटवारा हो। शक्ति का क्या हो? बंटवारा हो, और बढ़िया से बंटवारा हो। आपस में लड़ झगड़ के बंटवारा नहीं हो। कभी भी अगर कोई एक आदमी ही सबसे पावरफुल हो जाएगा तो क्या हो जाता है? वो देश जल्दी ही कुछ संकट में आ जाता है, तानाशाही ज़्यादा हो जाता है। उस तानाशाही के शासन में बहुत चीज़ें डेवलप करती है, बहुत तेज़ डेवलप करती है, लेकिन फिर बाद में उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ही खराब होता है। तो एक के हाथ में शासन नहीं होना चाहिए, काम बटा होना चाहिए, हर किसी की जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे बुद्ध भगवान बोलते हैं वस्कार को कि क्या वे हमेशा सभा करते हैं, वो आपस में मिलजुल कर काम करते हैं, पारंपरिक नियमों का पालन करते हैं, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पे ध्यान देते हैं, तो तब तक वे उन्नति करते रहेंगे। बच्ची महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। उस समय महिलाओं की भी बात कर रहे हैं, उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांव में चैत्यों का रख रखाव करेंगे। अब ये तो बुद्ध भगवान से जुड़ी हुई बात है, तो इसलिए वो चैत्य को इस यहाँ पे अपनी बात को भी रख दिए हैं। विभिन्न मताम्बली संतों का सम्मान करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज के डेट में ख़त्म होते जा रहा है। मतलब यहाँ बात करना चाह रहे हैं बुद्ध भगवान की हर एक धर्म के संत का सम्मान करना चाहिए। उनके आने या जाने पे कोई रोक नहीं लगाएंगे। उन्हें आना जाना सब कुछ अगर रहेगा, इतनी बातें रहेगा, तो वो उन्नति करते रहेंगे। कितनी बातें हैं? तो 7 बातें हैं। क्या क्या है? तो 7 बातें एक बार फिर से देख लेते हैं। पूर्ण नियमित सभाएं करेंगे, मिलजुल कर काम करेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे, महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, मतलब उनका भी सम्मान करेंगे, शहरों और गांव में चैत्यों का रख रखाव करेंगे, अब विभिन्न मताम्बली संतों का सम्मान करेंगे, मतलब हर एक धर्म के हर एक संत को सम्मान देंगे। बज्जी संघ अन्य महाजनपदों से कैसे भिन्न था? कम से कम 3 अंतर बताएं। तो कैसे भिन्न था? वो सभा करते थे, गण बनाते थे। क्या बनाते थे? गण बनाते थे या संघ बनाते थे, और वो संघ सभा करते थे। ठीक है, हर कोई आक्रमण का विचार विमर्श करते थे। वे नियमित सभाएं करते थे और बड़ों का सम्मान करते थे। तो ये सब अंतर था। ठीक है, कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया।
ये एकदम इम्पोर्टेंट है, याद रखना कि गण और संघ को समाप्त कर किस शासक ने अपने राज्य में शामिल कर लिया। तो किस शासक ने कर लिया? गुप्त शासकों ने। अब देखिए, हमें एक सूक्ष्म निरीक्षण किए हैं, अब एक अन्यत्र जगह पे देखेंगे कि क्या है। अपने एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढो। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की। एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं, जो बज्जी की तरह था। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों की पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। देखिए, दास का प्रचलन खत्म नहीं हुआ था, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी थी जो चलते आ रही थी। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। एक सभा थी, तो सभा साल भर में कितना बार बुलाया जाता था? कम से कम 40 बार। कितना बार बुलाया जाता था? 40 बार। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे, सभी नागरिक भाग ले सकते थे जो दास नहीं थे, जो जिनको पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। मतलब ऐसा नहीं था, ये बहुत देश में रहा है, जर्मनी सब में भी रहा है, फ्रांस में भी रहा है, कि कोई आदमी को अगर कुछ बनना है, कुछ आगे बढ़ना है, तो उसको सेना में कुछ साल सेवा देना पड़ेगा। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था, ये गलत बात था। लेकिन आज के डेट में, लेकिन जो पॉइंट था, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारियों, शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे, जो आज भी है। व्यापारियों को, विदेशियों को कहाँ मिलता है? एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। जो दास लोग थे, कहाँ कहाँ के? खदान के, खेतों के, घरों के, कार्यशालाओं में जो काम करते थे दास लोग, उनको भी नागरिकता प्रदान नहीं था। तो किसको नहीं था? औरत को नहीं था। और किसको नहीं था? व्यापारी को नहीं था। व्यापारी जो कौन? विदेशी व्यापारी। विदेशी व्यापारी को नहीं था। और किसको नहीं था? दास को नहीं था। तो इन तीन लोग को नागरिकता अधिकार प्रदान नहीं किया गया था। क्या एथेंस में वास्तव में जनतंत्र था? तो वास्तव में तो जनतंत्र नहीं था, इसको कह सकते हैं अर्ध जनतंत्र शासन। अर्ध जनतंत्र शासन, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि ये वास्तव में पूरा जनतंत्र नहीं था, जिस तरह से बज्जी था उस तरह से नहीं था, उससे कम था, लेकिन फिर भी यह अर्ध जनतंत्र शासन तो था। यहाँ भी सभाएं होती थी, यहाँ भी सभा साल भर में कितने बार? 40 बार बुलाए जाते थे। वैशाली के उस सभागार में तुम अंदर झांक रहे हो जहां मगध के राजाओं द्वारा आक्रमण का सामना करने के विषयों पे चर्चा की जा रही है। तुमने क्या सुना? तो कैसे लड़ना है, कैसे क्या करना है, यही सब सुनेंगे। उपयोगी शब्द था राजा, अश्वमेध यज्ञ करते थे, वर्ण, जनपद, महाजनपद, किलेबंदी, सेना, कर, पौधरोपण, चावल का जो स्पेशल पौधारोपण किया गया, गंध अथवा संघ और प्रजातंत्र। इस तरह से इस अध्याय की समझ यहीं पे खत्म होती है। धन्यवाद। अब अगले अध्याय में मिलेंगे। इसका क्या देखेंगे? पहले हम लोग देखते हैं अंडरस्टैंडिंग। क्या देखते हैं? अंडरस्टैंडिंग देखते हैं, अध्याय की समझ। उसके बाद क्या देखते हैं? समरी देखते हैं। उसके बाद क्या देखते हैं? समरी देखते हैं, सारांश देखते हैं। उसके बाद क्या देखते हैं? इस पर क्वेश्चन एंड एनालिसिस करते हैं कि क्वेश्चन कैसा कैसा है, कहाँ कहाँ से क्या है। जब ये 3 बार ख़त्म हो जाता है तब जाके एक चैप्टर पूरा ख़त्म होता है, और इतना ख़त्म करने के बाद एनसीईआरटी पे पकड़ मजबूत हो जाती है। तो इतना बार बार देखिए, पीछे जाके वीडियो को देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। धन्यवाद।